करण औषधियां बनाने में लगातार कामयाब होता जा रहा था, लेकिन केशव करण की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो यही सोच रहा था कि करण औषधियों को लेकर इतना सीरियस कैसे हो गया। करण सबसे अलग होकर अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो औषधालय में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था। करण को बस अब केशव और बाकी सबको अपनी काबिलियत दिखानी थी। अब कुलपति जी का सपोर्ट भी करण को मिल गया था। पहले करण को औषधालय में जाने से रोका जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उधर केशव के दिमाग में बुरी तरह जंग लग चुका था। उसे अब बेईमानी का रास्ता ही नजर आ रहा था। केशव के पिता केशव को समझा रहे थे कि कुलपति जी के पास से पुराने भंडार घर की चाबी निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक बड़े प्लान की जरूरत है। केशव अपने पिता की बात सुनकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, प्लान तैयार है पिताजी, बस उस पर अमल करने की जरूरत है। केशव के मुंह से प्लान की बात सुनकर उसके पिता फिर परेशान होने लगते हैं। वो तुरंत उससे पूछते हैं, तैयार है? कौन सा प्लान तैयार है? क्या करने वाले हो तुम? केशव अपने पिता की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, चोरी। केशव के मुंह से चोरी की बात सुनकर केशव के पिता घबरा जाते हैं। वो केशव को घबराकर पूछते हैं, क्या चोरी? लेकिन कौन सी चोरी? कैसी चोरी? केशव और उसके पिता ये भूल ही गए थे कि वो दरवाजे पर ही ये सब बातें कर रहे थे। उन्होंने बातों बातों में ध्यान ही नहीं रखा और तभी कुलपति जी वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने केशव के पिता के मुंह से चोरी की बात सुन ली। उन्होंने उनके पास आते हुए पूछा, चोरी? कैसी चोरी? कहां हुई है चोरी? किसने की चोरी? केशव और उसके पिता कुलपति जी के मुंह से ये सब बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने बातों बातों में पीछे ध्यान ही नहीं दिया और उनकी चोरी वाली बात कुलपति जी ने सुन ली। वो दोनों डर के मारे घबरा गए थे। वो यही सोच रहे थे कि कहीं उनकी पूरी बात तो कुलपति जी ने नहीं सुन ली। इतने में कुलपति जी फिर से पूछ लेते हैं, बताओ कौन सी चोरी की बात कर रहे हो तुम? किसने चोरी की है? केशव और उसके पिता कुलपति जी की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझता कि वो क्या बोले। तब हिम्मत करके केशव कहता है, वो ताऊजी चोरी नहीं हुई है, हो जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। केशव के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पिता ने भी हाँ में हाँ मिला दी। उन्हें कुछ नहीं पता था कि आगे केशव क्या झूठ बोलने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने केशव की बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ केशव ठीक कह रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया तो चोरी हो सकती है। केशव और उसके पिता दोनों ही एक ही बात कर रहे थे, लेकिन कुलपति जी को समझ नहीं आया कि वो दोनों कहना क्या चाहते हैं। वो तेज आवाज में कहते हैं, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन सी चोरी हो जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया तो? वो क्या है ताऊ जी, आप बुरा मत लगाना, लेकिन आप करण को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहते थे। आप उसे अपने काबू में रखते थे, लेकिन जब से उसे आपने छूट दी है वो पूरी रात औषधालय में ही बैठा रहता है। और आप तो जानते हैं आसपास के एरिया वाले हमारे दुश्मन हैं और करण उनसे निपटने के काबिल नहीं है। और ऐसे में अगर रात में उन्होंने करण को मार दिया और वहां से सब कुछ गायब कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। केशव असली बात को छुपाते हुए सफाई में कुलपति जी से कहता है। केशव की बात को पूरी करते हुए उसके पिता कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है केशव, अगर एक भी औषधि गायब हो गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। केशव और उसके पिता की बात सुनकर कुलपति जी सोच में पड़ गए। उन्हें यह बात सुनकर औषधियों से ज्यादा करण की चिंता हो रही थी। कुछ देर खामोश होकर सोचने के बाद हिम्मत के साथ अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा औषधियों को, और जो होगा देखा जाएगा। करण के वहां होते हुए कुछ नहीं हो सकता, वो उनसे निपट लेगा। कुलपति जी ने जैसे ही ये बात कही, उसे सुनकर केशव के पिता के तो कान ही भर गए। केशव कुलपति जी के मुंह से पहले ही करण का फेवर करने वाली बात सुन चुका था,
लेकिन अब जैसे ही केशव के पिता ने भी कुलपति जी के मुंह से करण की तारीफ सुनी और करण के लिए कुलपति जी का विश्वास देखा तो वो एकदम चौंक गए। वो दोनों कुलपति जी की बात सुनकर खामोश होकर खड़े रहे। इतना कहकर कुलपति जी वहां से चले गए। केशव और उसके पिता कुलपति जी के मुंह से ये बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करण ने ऐसा क्या कर दिया है कि कुलपति जी का बिहेवियर करण के लिए चेंज हो गया। यही सोचते सोचते केशव गुस्से में कहता है, मैं यही बात आपसे बोल रहा था पिताजी। पता नहीं उस इडियट करण ने इस कुलपति को कैसे फांस लिया। इधर जब करण के पिता अपने घर पहुंचे तो करण बाहर ही टहल रहा था। करण को देखते ही कुलपति जी ने कहा, अरे ये केशव को पता नहीं कब से चोरी की चिंता होने लगी है। करण ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे पिताजी आप घबराइए नहीं, मेरे रहते कोई भी चोरी इस गांव में नहीं हो सकती है। करण के आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर कुलपति जी मुस्कुराए। वही कुलपति जी के जाने के बाद केशव और उसके पिता चौंक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपने कानों पर कि ये कुलपति करण के बारे में ऐसी बात कह सकता है। अब मैं तुम्हें सीधे बोल रहा हूँ बेटा केशव कि ज्यादा देर मत करो और जल्दी से उस चाबी को निकालने का रास्ता ढूंढ लो। भले ही इसके लिए हमें 2 दिन और ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। वैसे भी वो अनाड़ी तो रोज ही रात भर वहीं रहता है, तो हम कभी भी रात में अपना प्लान सक्सेस कर सकते हैं। केशव के पिता केशव की बात को पूरी करते हुए ऑर्डर देते हुए उससे कहते हैं। अपने पिता का अब सपोर्ट मिलने से केशव की हिम्मत और बढ़ गई, लेकिन वो उदास होकर कहता है, मैं भी बेताब हूं पिताजी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो चाबी मैं इस कुलपति के चंगुल से कैसे लेकर आऊं। अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। ताला ही तोड़ दो अगर चाबी ना मिले तो। ये माना कि वो ताला बहुत पुराना है, हमारे पूर्वजों के जमाने का है, लेकिन इतना मजबूत भी तो नहीं होगा कि टूट ना सके। और वैसे भी वो कुलपति उस पुराने भंडार घर में कभी कदम नहीं रखता। केशव के पिता उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर केशव में हिम्मत आ जाती है। अगर उनकी चोरी वाली बात कुलपति जी नहीं सुनते तो वो जरूर उनके कमरे से चाबी की चोरी करता, लेकिन अब उसने पक्का कर लिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा। वो उस भंडार घर का खानदानी ताला ही तोड़ देगा। पिताजी, लेकिन इस काम के लिए मुझे प्रताप की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कल सुबह मैं वहां से प्रताप की मदद से सारा तेल निकलवा लूंगा और कल ही रात उस जाहिल करण की जिंदगी की आखिरी रात होगी। केशव पूरे जोश से अपने पिता से कहता है, ठीक है, तुम कल प्रताप की मदद ले लेना। कल की रात उस गवार की आखिरी रात होनी चाहिए। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। केशव के पिता उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं। अपने पिता का इस बात पर सपोर्ट पाकर केशव काफी खुश था। वो अब अपने कमरे में चला जाता है। करण अभी भी वही औषधालय में ही था कि पीछे से उसकी माँ आवाज लगाती है और ढूंढती ढूंढती औषधालय में जा पहुंचती है। वो करण को इस तरह रात में वहां देखकर परेशान हो जाती है। वो पीछे से जाकर करण का कान पकड़ लेती है और उससे कहती है, खड़ा हो यहां से। मैं तुझे कब से यहां वहां ढूंढ रही हूं और तू यहां इन औषधियों के पीछे पड़ा है। सोने की कोई सूद है या नहीं? तेरे बाबा ने तुझे परमिशन क्या दे दी? तूने तो इसके लिए खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। माँ मेरा कान दर्द कर रहा है। छोड़ दो मेरी माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। पक्का आगे से इतनी रात तक यहाँ नहीं रहूंगा। मैं कल से खाना पीना सोना सब टाइम टू टाइम करूंगा। प्लीज छोड़ दो। करण अपनी माँ से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, पक्का ना कल से इतनी रात तक यहाँ नहीं रहेगा। सब काम टाइम से करेगा ना? अपनी माँ की बात को पूरा करते हुए करण कहता है, हाँ माँ, पक्का, आगे से अब गलती नहीं होगी।
इतना कहकर करण अपनी माँ के गले लग जाता है। उसकी माँ भी प्यार से उसके माथे पर हाथ फेर देती है। फिर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। रात का चांद अब धीरे धीरे डूबता जा रहा था और देखते ही देखते सूरज ने एक नई चमक के साथ अपनी दस्तक दे दी थी। केशव सुबह सुबह प्रताप को इधर उधर ढूंढ रहा था और अब अपनी तरफ से प्लान में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द भंडार घर से तेल निकालकर अपने कमरे में लाकर रख देना चाहता था ताकि उसे औषधालय तक ले जाने में आसानी हो जाए। लेकिन उसे प्रताप कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कुलपति जी सुबह सुबह अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे कि उनकी पत्नी उनके पास जाकर कहती है, सुनो, आज अक्षय तृतीया व्रत है और आज चांदी की 7 थालियों में माता लक्ष्मी को भोग लगता है, लेकिन चांदी की सभी थालियां पुराने भंडार के घर में रखी हुई है और उसकी चाबी आपके पास है। कुलपति जी अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने गले में बंधे रक्षा सूत्र में से चाबी निकालकर उन्हें दे देते हैं। पुराने भंडार घर को बहुत समय से खोला नहीं है, तो तुम करण को या फिर किसी को अपने साथ ले जाना ताकि तुम्हें आसानी रहे। कुलपति जी अपनी पत्नी को चाबी देते हुए कहते हैं। कुलपति जी के हाथ से चाबी लेते हुए उनकी पत्नी कहती है, तुमने करण को बहुत छूट दे रखी है, रात भर औषधियों में ही लगा रहता है। कल मैं उसे औषधालय से पकड़कर लेकर आई और उसे सुलाया, और अभी भंडार घर में उसे कैसे साथ ले जाऊं? वो तो अभी अपने कमरे में सो रहा है। करण की मां कुलपति जी से इतना कहती है कि केशव प्रताप को ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचता है। वो कुलपति जी और उनकी पत्नी से पूछता है, ताई, क्या आपने प्रताप को कहीं देखा क्या? केशव के इतना कहते ही उसकी ताई उसकी बात को काटते हुए कहती है, बेटा, उसे तो बाद में ढूंढ लेना, पहले जरा मेरी मदद कर दे। पुराने भंडार घर से जरा चांदी की थालियां निकालने के लिए मेरे साथ चल। करण की मां के मुंह से ये बात सुनते ही केशव शॉक्ड हो जाता है। उसे जैसे करण की मां ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया हो। उसको जिसकी तलाश थी वो मौका उसकी ताई ने उसे दे दिया था। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या करण को कभी केशव के प्लान का पता चल पाएगा? अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।